हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को जरूर ही मिलेंगे। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सभी जो है 100 प्रमुख क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी को पता ही होगा कि रचनाओं से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए अब बिना किसी देरी की पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? भारतेंदु युग को। किसे? भारतेंदु युग को जो है आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। बात कर लें कि भारतेंदु युग किस महाकवि के नाम पर रखा गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर जो है भारतेंदु युग का नाम रखा गया है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। द्विवेदी युग का नाम किस किस महाकवि के नाम पर रखा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भागवती जो है हिंदी का पहला जो है सामाजिक उपन्यास माना जाता है। ये आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु होगा। लेकिन सामाजिक उपन्यास कौन सा होगा? तो भागवती जो है या सामाजिक उपन्यास पहला इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। ये भी आप याद रखिएगा। कब? 1950 से पहले की जो कविता थी उसे प्रयोगवादी कविता के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजभाषा का सर्वोच्चतम कवि है। ब्रजभाषा का सर्वोच्चतम कवि कौन सा है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो ब्रजभाषा का सबसे सर्वोच्चतम कवि जो है वो है सूरदास। कौन? सूरदास। सूरदास जी की एक या रचना बहुत प्रसिद्ध है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो मोसो कहत मोल के नीलीना तू जसमति कब जावे कहत करो यही रिश्के मारन खेलन को नहीं जात। ये आप सभी ने पढ़ा ही होगा। श्री कृष्ण जी की क्या बातें हैं। श्री कृष्ण जी अपने माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, कि जो हमारे दोस्त हैं वो हमसे ये कहते हैं कि तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो। ये जो कविता लिखी है सूरदास जी ने ब्रजभाषा में ही लिखी है और काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रजभाषा का सर्वोच्चतम कवि कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो भक्त साहित्य का। आदिकाल के बाद किस साहित्य का उदय हुआ था? तो भक्त साहित्य का उदय हुआ था। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख जो कवि हैं वो कालिदास जी हैं। कौन है? कालिदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो है फ्रेंड्स, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। और भक्ति काल दो भागों में विभाजित है, एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा जो वो होते हैं जो भगवान की मूर्ति का विरोध करते थे, वो मूर्ति पर विश्वास नहीं करते हैं। सगुण जो थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, मूर्ति में ही भगवान को मानते थे। ये दो शाखाएँ इसमें विभाजित थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो शंभु को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट क्या टिक कर देते हैं, वाल्मीकि या कालिदास को, लेकिन नहीं, शंभु को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? आधुनिक काल का समय जो है वह कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय जो है 1900 से अब तक माना जाता है। कब?
1900 से ईस्वी से लेकर अब तक जो काल चल रहा है वो कौन सा है, वो हमारा क्या है, आदिकाल है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये इस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुए थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी जी ने बिहारी के दोहे लिखे हैं। कौन? बिहारी के दोहे कितने लिखे हैं? बिहारी जी ने। बिहारी सस्सई भी इन्हीं का है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कबीर किसके शिष्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे कि एग्जाम में पूछा भी गया है। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो महाकाव्य है वह कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में पद्मावत महाकाव्य लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपू किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, चप्पू दोस्तों, चप्पू किसे कहा जाता है? तो चप्पू जो है गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है? चप्पू कहा जाता है। नेक्स्ट रचना, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता कौन कवि लिखते थे? तो राइट आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कलाधर उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि जो है पृथ्वी सिंह का उपनाम है। इम्पोर्टेंट है, ये आपसे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। रसनिधि किस कवि का नाम है और कलाधर किस कवि का उपनाम है, या किस कवि कलाधर उपनाम से रचना करते थे, ये सब क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। या भी पूछा जाता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को। दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन ले लिए हैं जो आपसे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है तो मंगला सूत्र जो है प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का जो है उपन्यास है। नेक्स्ट, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो हिंदी का सर्वाधिक नाटककार जो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी में सर्वाधिक नाटक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है तुलसीकृत रामचरितमानस में, ये भी आप याद रखिएगा। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है उस किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ये आप याद रखिएगा, दोनों में जो डिफरेंस है इसे आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। वाल्मीकि का रामायण जो है संस्कृत भाषा में है, लेकिन तुलसीदास जी का रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो धर्मवीर भारती जो हैं एकांकी के जन्मदाता हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? तो माधुर्य भाव से कृष्ण जी की इन्होंने उपासना की है। नेक्स्ट, रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो शांत रस जो है रामचरितमानस का प्रधान रस है। नेक्स्ट, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो है हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा जो है हिंदी में लिखी है। आत्मकथा वह होती है आत्मकथा वह रचना होती है जिसमें कवि जो है अपने बारे में लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन है? तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है। नेक्स्ट, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो
उदंड मार्तंड जो है यह प्रथम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? इंदुमती। और किसने लिखा है? किशोरी प्रसाद गोस्वामी जी ने ये इंदुमती की प्रथम कहानी की रचना की थी। नेक्स्ट, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं जो हैं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किससे? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की है। किसकी है? आदिकाल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। इन्हीं के नाम पर ही भारतेंद्र युग का निर्माण हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। कितने? 15 भागों में इसे बांटा गया है। नेक्स्ट, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो रक्त चंदन की रचना। किसकी? रक्त चंदन की इन्होंने रचना की थी। इम्पॉर्टेंट है, आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? जिसे नाट्य शास्त्र द्वारा नहीं अपनाया गया है, तो विभत्स रस जो है यह अमान्य जो है रस है। नेक्स्ट, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम जो है अलंकार शास्त्र था। क्या? अलंकार शास्त्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य वामन। कौन थे? आचार्य वामन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? तो प्रथम आचार्य जो थे केशवदास जी थे। कौन थे? केशवदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हिंदी शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द जो है साहित्य शब्द से बना है। किससे? साहित्य शब्द से बना है, साहित्य शब्द। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ है? हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? तो भारतेंद्र युग से। किससे? भारतेंद्र युग से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं तो श्याम सुंदर दास जी। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? तो अरस्तू ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तू ने। अब यहाँ पर आपसे इसे पूछा जा रहा है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों मतलब अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट के लिए जिस अभिव्यक्ति की प्रयोग मतलब जिस प्रक्रिया का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या फिर आप सिंपल शब्दों में इसे याद कर सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसमें मनुष्य अपने मन की भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे देखकर समझ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर पूछ लें कि भाषा के प्रकार कितने हैं, तो भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक लिखित भाषा है और एक मौखिक भाषा है। लेकिन कहीं कहीं पर आप सभी को मिलेगा 3 प्रकार की, एक मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा वह है जिसमें मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं।
और जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वह है जिसमें मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को इशारे से समझाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे देख कर समझता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये 3 प्रकार की भाषाएं होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपसी को मैंने बताया, भाषा वह साधन है जिसका मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने पहुँचाता है। नेक्स्ट, भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है या मुख्य रूप से कितने भागों में? 2 भागों में, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा है। मैंने आप सभी को डेफिनेशन भी इसकी बता दी है। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का लिपि संबंध जो है दोस्तों, वो देवनागरी लिपि से है। जैसे अंग्रेजी का रोमन है, पंजाबी का गुरमुखी है, और अगर उर्दू का बात कर लें तो फारसी है। ये क्या है? इसकी लिपि है। लिपि वह साधन होता है जिसके द्वारा जो है भाषाएं लिखी जाती हैं, जिसके माध्यम से उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। बोलने वाले संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। राजभाषा वो होती है जो कामकाज के रूप में प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। आप इसे कभी मत सोचिएगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह क्या है? राजभाषा है। नेक्स्ट, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सिंधु से हुई है। कहाँ से हुई है? सिंधु से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो खड़ी बोली है। कैसा है? खड़ी बोली है। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्वरों की संख्या जो है 11 मानी गई है। कितनी? 11 मानी गई है। नेक्स्ट, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52। कितने? 52, जिसमें से 11 स्वर हैं, बाकी जितने हैं वो क्या है? व्यंजन है। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कौन सी है? मतलब कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो 4 है, या, रा, ला, वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 2 भागों में। कितने? 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो 25 हैं। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। ये क्या है? तो ये स्पर्श व्यंजन है। का, खा, गा, गंगा, च, च, ट, ये जो है इसी प्रकार से जो पा वर्ग तक है ये सब कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? तो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर वह होता है जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है। ये 4 हैं। कौन सा? छोटा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, री, ये क्या है? हास्य स्वर। बाकी दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में हास्य स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये टोटल 7 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, छा वर्ण किसके संयोग से बना है? का और खट्टी सा से बना है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, ये भी आप याद रखिएगा। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास जी का काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये आप याद रखिएगा।
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में। कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। इसमें राजस्थानी और जो इंग्लिश है यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ब्राह्मणी लिपि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? रामायण और महाभारत आदि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आर्य भाषा में लिखे गए हैं। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में जो भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है तो राजभाषा का। किसका? राजभाषा का है। जाटू किस बोली का उपनाम है? जाटू किस बोली का उपनाम है? तो बोंगरू बोली का जाटू उपनाम है। नेक्स्ट, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह उच्चारण हिंदी के किस बोली में है? तो भोजपुरी में है। किसमें? भोजपुरी में है। अब यहाँ पर रेलवे द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में वो आप देख सकते हैं कि हिंदी का पहला नाटक है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो नहुस है। कौन सा है? नहुस है। कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास जी कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? सतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर जो है राम वृक्ष बैनीपुरी जी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का। किसका? रामविलास शर्मा का है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 कांड। अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, ये इसी प्रकार से 7 कांड रामचरितमानस में दिए गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गीत गोविंद किस भाषा में है? गीत गोविंद किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में गीत गोविंद लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। लोक नायक किसे कहा जाता है? लोक नायक किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को जो है लोक नायक कहा जाता है। नेक्स्ट, इंदिरापति किससे कहा जाता है? इंदिरापति किसे कहा जाता है? तो विष्णु को जो है इंदिरापति कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र जो है एक कहानी संग्रह है, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।